इंसान पैदा होता है तो उसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है। वो एक तरह से एकदम ही कोरा होता है भीतर से। उसे सब कुछ निरंतर धीरे धीरे करके सीखना होता है। उसे अपने आसपास के वातावरण की एक समझ विकसित करनी होती है अपने अंदर। वो जो सीखना है वो फिर चलने से लेकर, हाथ हिलाने से लेकर, भाषा से लेकर हर चीज़ तक, जो मनुष्य जब वो परिपक्व हो जाता है वो आराम से कर पाता है, वो सब उसे शुरुआत से सीखना होता है। अगर हम इसमें भाषा को देखें तो भाषा भी इंसान को सीखनी होती है। और वो सीखता कैसे है? वो सीखता देख देख कर है। अपने आसपास जो भी उसके वातावरण में चल रहा है वो उसे ध्यान से देखता है। वो लोगों को चलते हुए देखता है, वो लोगों के हाव भावों को देखता है, वो हाथ से क्या चीज़ उठा रहे हैं, कैसे उसे रख रहे हैं, वो ये भी देखता है। और ये देख देख कर ही वो सीखता है। अपने आसपास के का जो माहौल है उससे एक सीधा साझा रिश्ता बनाना वो अपने माहौल में ही लोगों की क्रियाओं से समझता है और फिर उन्हें ही सीखता है। भाषा में भी हम पाएंगे कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो बोलना 1 से 2 से लगभग 3 साल के अंदर इतना सीख जाता है कि जब वो कुछ बोल रहा होता है तो सामने वाला उसे समझ सकता है कि वो क्या बोल रहा है। वो एक वाक्य पूरा आराम से रच सकता है जो अपने आप में कोई मतलब रखता हो या जो कोई बात कम्युनिकेट कर रहा हो। अब यहीं हम देखेंगे कि उसने भाषा बोलनी तो सीख ली, उसने अपना जो उसे बोलना है कि मुझे प्यास लगी है, कि मुझे उधर जाना है, ये सब तो उसने सीख लिया कि कैसे ये सब अगर जब मुझे मेरे अंदर कुछ किसी को बताना है तो ये जब सामने वाले को मुझे समझाना है कि मेरे अंदर क्या है जो मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ, वो सीख जाएगा। लेकिन हम उसी समय पर पाएंगे कि वो लिखना नहीं समझेगा, वो पढ़ना नहीं समझेगा। ये जो भाषा उसने सीखी है ये उसने देख देख कर ही सीखी है, सुन सुन कर ही सीखी है। तो जैसे जैसे उसके आसपास के मनुष्य उसके सामने बोलते हैं वैसे वैसे वो बार बार सुनकर, इसी तरीके से हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से वो बार बार उसे सुनकर वही दोहराने लगता है। वो देखता है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उधर जाना है और उंगली का इशारा उधर है, तो जब भी मैं बोलूँगा कि उधर जाना है तो मुझे उंगली का उधर इशारा करना पड़ेगा और इसी तरीके से फिर मैं उस दिशा में चलना शुरू कर दूंगा। तो ये सारे हाव भाव वो देख कर ही समझ पाता है। वो लिखित नहीं कुछ भी समझ पाएगा, वो कोई भी किसी तरीके का व्याकरण का नियम नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये इसके लिए अब उसको एक तरीके से उसमें भाषा के अंदर ही शिक्षित करना होगा। जो भी उसने सीखा है जिसको हम भाषा बोल रहे हैं वो उसने बाहरी वातावरण से सीखा है। अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए जो उसने देखा वही उसके दिमाग ने पढ़ा। ब्रेन इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो उसको उस हिसाब से सोखता है और फिर उसे वो उसकी उन्हीं शब्दों में फिर अपने आप को भी व्यक्त करने लगता है। एक तरीके से ये जो सीखने का तरीका है वो ऐसा है कि ये एक स्पॉन्ज है कि जो भी हमारे पास आएगा वो हम सोखते जाएंगे और फिर जो हमने सोखा है
उसी के अनुसार फिर हम अपने आप को व्यक्त करते जाएंगे। कहीं ना कहीं ये कहना फिर इसे गलत नहीं होगा कि ये एक तरीके की इमिटेशन होती है, एक तरीके की नकल होती है, कि जो हम देख रहे हैं अपने आसपास वही हम पहले सोख रहे हैं और फिर जो हमने सोखा है उसी को हम दोहरा के अपने आप को व्यक्त करते हैं। और फिर ऐसे ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। हम सोखते जाते हैं अपने वातावरण को और फिर जो सोखा है उसी को ही दोहराते जाते हैं, उसी को ही व्यक्त करते रहते हैं। ये एक तरीके की इमिटेशन होती है, नकल होती है, जिसकी इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगा तो वो आरंभित रूप से ही विकसित नहीं हो पाएगा, दिमागी रूप से भी वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो ये उसकी ज़रूरत है ये करना। ब्रेन इसी तरीके से डेवलप हुआ है कि वो ऐसी इमिटेशन से सीखे और फिर अपने आप को व्यक्त करे उस इमिटेशन के द्वारा। लेकिन अब यही इमिटेशन और यही सीखने का जो तरीका है, ये इसको हम पहचानते नहीं हैं या इसकी सीमा को समझते नहीं हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में फिर पूरी तरीके से फैल जाएगा और हम पाएंगे कि कुछ खुद के परिपक्व हो जाने पर भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम पाएंगे कि हम अभी भी इस ही नकल करने के तरीके से ही चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसे ही दूसरों को इमिटेट कर करके हम जीवन जीने लग गए हैं। ये जो सीखने का जो तरीका है, जो सामने वाले की इमिटेशन से, अपने वातावरण की नकल से खुद को व्यक्त करने से आता है, इसकी एक सीमा होती है या ये एक लिमिटेड दायरे तक जब रहता है तब तक ठीक है मनुष्य के विकास के लिए। लेकिन वो सीमा के पार होते ही ये फिर मनुष्य की खुद की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में रोक लगाने लगता है। फिर उसके अंदर कुछ भी मौलिक ना आने का खतरा रहता है। वो अपने आप में ही एक नकल, एक कॉपी बनके रह जाएगा जीवन भर। अगर वो ये समझ नहीं पाएगा कि ये नकल या इमिटेशन का प्रोसेस जो होता है जिससे हम सीखते हैं, ये सीख की एक हद है और इस हद के पार ही अगर मैं इसकी हद को नहीं पहचानूंगा तो मैं खुद भी अपने आप में एक नकल बन के रह जाऊंगा, एक कॉपी बन के रह जाऊंगा। मेरे अंदर कुछ भी ओरिजिनल, कुछ भी नया हो ही नहीं पाएगा। हमने चलना फिरना आसपास अपने लोगों को देखा कि वो कैसे चलते फिरते हैं और फिर हम उसी तरीके से चलने फिरने लग गए। हमने बोलचाल सीखा कि कैसे बोलते हैं हमारे लोग आसपास, फिर हम भी उसी लहजे में बोलने लग गए। हमने हाव भाव सीखे कि किस तरीके से अपने आप को भावों के द्वारा व्यक्त करा जाता है। हमने ये सब सीखा अपने वातावरण से। लेकिन अब जीवन जीने का ही तरीका, खुद के भीतरी मूल्य, क्या जीवन में ज़रूरी है, क्या जीवन में ज़रूरी नहीं है, खुद के सोचने का तरीका, अगर ये भी हम फिर अपने वातावरण से ही लेने लग जाएंगे तो हम अपने आप में एक इंसान बन ही नहीं पाएंगे। हम बस एक ट्रेडिशन की, एक चली आ रही धारा की एक लहर ही बन के रह जाएंगे। कभी भी उस धारा के से अपने आप को अलग ही नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से धारा जो बहती आई है, हम भी उस धारा की एक लहर होंगे और उसी में ही मिटकर रह जाएंगे। हम उस धारा के बाहर ही नहीं आ पाएंगे कभी भी। अगर हम जीवन भर बस नकल ही करते रहे या इमिटेशन ही करते रहे, हम देखेंगे अपने जीवन में
कि हमारे जो फैसले हैं जीवन के वो भी फिर एक इमिटेशन है। हम देखेंगे कि भाई पड़ोस वाले ने इस तरीके की नौकरी कर ली, इस तरीके की पढ़ाई कर ली और वो यहाँ लग गया नौकरी में, तो हम देखेंगे अपने आप के लिए भी हम सोचेंगे कि अरे वाह, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी इस तरीके की पढ़ाई करता हूँ और मैं भी जाके लग जाता हूँ, देखो उसके कितने आराम है, तो मैं भी ऐसा ही आराम करूंगा। वो क्या पता उसके लिए ठीक हो और तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक ना हो, और ऐसा भी हो सकता है वो उसके लिए भी ठीक ना हो, बस एक चलन है, एक धारा है जिसके अनुसार उसने वो पढ़ाई करी और वो वहां जाकर नौकरी करने लग गया। तो अब तुम भी ये देख रहे हो कि तुम भी सोच रहे हो कि तुम भी ऐसी ही पढ़ाई करो और वहां जाके नौकरी पे लग जाओ, या तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार में कि एक ही तरीके के लोग काम करते हुए आए हैं, तो तुम देखते हो कि अरे ये तो परिवार से ही मेरे चला आ रहा है, तो अब ये जरूरी बन गया है कि मैं भी अब उसी एक धारा को चलाऊं आगे, मैं भी उसी ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करके रखूं, जबकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम अगर ये करेंगे तो हम बस एक इमिटेशन होंगे, हमारे पास कुछ भी हमारा खुद का ओरिजिनल नहीं होगा। हमारी जिंदगी में हम ही कहीं नहीं होंगे, हमारी जिंदगी फिर एक उधार की जिंदगी होगी। हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज होती हैं हमारे अंदर, वो भी बाहर की हैं। कि बाहर हमने देखा कि ऐसा लोगों ने बोल दिया कि अरे इज्जत से बात करनी होती है, प्यार से पेश आना होता है, या आदर करो सबका अपने आसपास, या ऊंची आवाज में मत बोलो, या किसी के अगेंस्ट मत बोलो। ये सब हम पाएंगे कि ये बाहर के वैल्यूज हैं, और हम देखेंगे कि ये हमारे भी वैल्यूज बन गए हैं, बिना ये जाने, बिना ये देखे कि इनमें कितनी असलियत है, कितनी सच्चाई है, या ये वैल्यूज कहलाने लायक है भी या नहीं, या ये एक बस परंपरा है जिसके हम भी एक अनुगामी बन गए हैं बिना कुछ भी सोचे या समझे। एक तरीके से हम देखेंगे कि किसी माहौल में, किसी तबके में रिश्ते बंधते होंगे, तो हम पाएंगे कि हम भी अगर उस तबके के हैं तो हमारे भी रिश्ते फिर उसी परंपरा के अनुसार बन रहे हैं। हम में कुछ भी, हमारे रिश्तों में जो गहरा होता है, जो मजबूती होती है, वो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी सारे रिश्ते तो बस और बस एक परंपरा के उत्पाद हैं। परंपराओं से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं जब इंसान खुद को समझता है और फिर उस समझ से रिश्ते बनाता है। ऐसे रिश्तों में होती है किसी तरीके की मजबूती, किसी तरीके का स्वास्थ्य, किसी तरीके की हेल्थ, किसी तरीके का मीनिंग। जो रिश्ते बस परंपराओं से चले आ रहे हैं, जो एक पुरानी धाराओं से चले आ रहे हैं, वो रिश्ते एक एक्सप्लॉइटेशन की जमीन भी बन सकते हैं। भी क्या, अधिकतर तो ही ऐसे ही परंपरागत रिश्ते एक्सप्लॉइटेशन का गढ़ बनते हैं। हम पाएंगे कि हमारे फैसले, जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, जो हम खा पी भी रहे हैं, वो भी फिर एक पूरा का पूरा इमिटेशन होगा, वो भी एक कॉपी होगी। हमारी जो प्लेट पर है, हम वो पाएंगे कि उसमें हमारा कोई हिस्सा है नहीं। हम देखेंगे कि हमारे माँ बाप जो खाते पीते आए थे, हम भी फिर वही खाते पीते आए हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही हो, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे खाने में कहीं हिंसा तो शामिल नहीं है। हमारा खाना फिर किस मूल्य पर आधारित है? जीव को जो स्वाद आ रहा है बस उसी मूल्य पर चलता आ रहा है, या इसमें कोई सफाई भी है, कोई न्यूट्रिएंट भी है इसके अंदर कि नहीं?
इसमें हिंसा है कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हमारे तौर तरीके, हमारी पूरी हस्ती, कहीं ये एक नकल का उत्पाद तो नहीं है, और खुद के भीतर जो मौलिक है, जो ओरिजिनल है, जो ऑथेंटिक है, उसको ना पहचानना फिर हमारे लिए तरह तरह के दुखों का कारण बनेगा। हम पाएंगे कि एक जगह है जहां पे सारे लोग जा रहे हैं, तो हम खुद को भी उसी जगह पर पाते हुए जाएंगे, उसी भीड़ का हिस्सा पाएंगे। और वो भीड़ अब जिस भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा बन रही है, हम पाएंगे कि हम भी उतने ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। एक दुकान में 100 ग्राहक लगे हैं, तो हम उस दुकान के जाके 101वें ग्राहक बन जाएंगे। ये बस और बस एक नकल है। हम कहने को कह सकते हैं कि देखो मेरा तो नाम अलग है, मेरा तो चेहरा अलग है, मेरा तो तौर तरीका थोड़ा बहुत अलग है, मेरे कपड़े पहनने के तरीके देखो अलग हैं। ये सब ऊपरी तौर पे हम अपने आप को कह सकते हैं कि यहाँ पे हम देखो कितने अलग हैं और कॉपी बिल्कुल भी नहीं है, हम कितने यूनिक हैं, ये हम अपने आप को बता सकते हैं। लेकिन भीतरी तौर पर हम पाएंगे कि हम बस और बस अपने वातावरण की, अपने माहौल की एक इमिटेशन है, एक कॉपी है। ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि देखो हम कितने अलग हैं, लेकिन भीतरी तौर पर हम वही हैं जो हमसे पहले थे। हम वही हैं जो हमारे आसपास माहौल में जिस तरीके के 10 लोग हैं, हम 11वें होकर भी उन्हीं जैसे हैं। ये सब 11 के 11 हैं एक ही, ये एक ही तत्व की अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। हम पाएंगे कि हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हम जिस तरीके से सोचते हैं, ये भी फिर एक नकल ही है। ऊपर से देखने में लगेगा कि हमारी आइडियोलॉजी सामने वाले की आइडियोलॉजी से अलग है, लेकिन उसके नकल के अनुसार है और हमारी नकल के अनुसार है। हमने जो सोचा भी है, वो सोच में भी कुछ भी नया नहीं होगा, कुछ भी ओरिजिनल नहीं होगा। वो भी फिर एक नकल का ही विस्तार होगी, उसी का ही एक्सपेंशन होगी, क्योंकि हमने सीखने का तरीका बस और बस इस नकल के माध्यम से देखा है। सीखना एक चीज होती है और नकल करना दूसरी चीज होती है। जो भी व्यक्ति कुछ सीख रहा है, जो भी कुछ समझ रहा है, वो इस बात से पूरी तरीके से सचेत होगा कि कब उसकी सीख नकल में परिवर्तित हो गई। लर्निंग विल ऑलवेज बी कॉशियस ऑफ इमिटेटिंग, क्योंकि जो भी सीखता है वो अपने आप को सीखने के बाद एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन देना चाहता है। वो कभी भी नकल या इमिटेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि फिर उसकी जो सीख थी वो तो बेकार ही हो गई, वो उसके कुछ काम ही नहीं आई अगर वो सीख कर भी वही चीज कर रहा है जिससे वो सीखा था या जो उसके आसपास हो रही थी। सीख अपने आप में, सीखना, लर्निंग अपने आप में एक बहुत ही ईमानदारी की प्रक्रिया होती है। और अगर हम अपने सीखने में, अपनी लर्निंग में ईमानदार नहीं हैं, तो हम बस एक इमिटेशन ही बनकर रह जाएंगे, एक कॉपी ही बनकर रह जाएंगे,
एक नकल के आगे हम कुछ हो ही नहीं पाएंगे। और नकल बहुत आसान होती है, इनफैक्ट एक आलस की उत्पाद होती है। हम अपने आप को ये बिल्कुल तरीके से समझाकर बिठा सकते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैंने तो सीख लिया और देखो मेरे सीखने के बाद मैं ये जो कर रहा हूं ये एकदम सही है। क्योंकि ये मानना कि मैंने जो सीखा है और जो सीख के मैं कर रहा हूं वो बस एक नकल की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ये मानना हमें अपने अंदर चोट पहुंचाएगा। तो इस चोट से बचने के लिए हम अपने आप को ही झूठ बोल देंगे कि नहीं मैंने तो सीखा है और जो मैं कर रहा हूं मैं सीख के ही कर रहा हूं। हम ये देखेंगे ही नहीं कि हम सीख नहीं रहे हैं, हम बस एक नकल के बहाव को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को ही बढ़ावा दे रहे हैं। जिंदगी में क्या काम करना है, क्या चुनना है, वो वर्क क्या होगा जिसके सहारे, जिसके साथ में पूरी जिंदगी बिताऊंगा, जब ये फैसला भी एक नकल का उत्पाद होता है तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी में कुछ भी सुंदर तो है ही नहीं, कुछ भी क्रिएटिव, सृजनात्मक है ही नहीं। और वो ना होने के कारण फिर हम अपने आप को 100 अलग अलग छोटे मुद्दों में घिरा हुआ पाएंगे। हमें लगेगा हमारे दुख का कारण ये समस्या है, ये इंसिडेंट है, ये इंसान है या हमारी परिस्थिति है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे दुख का कारण हमारी ये नकल होगी जो हमने चुना था, अपना जीवन, अपना काम जो हमने चुना था, जो एक नकल का उत्पाद था। ये काम फिर हमारी दुख का मूल कारण होगा। हम अपने आप को बता सकते हैं कि हमारे दुख के 100 अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये कारण कुछ मौलिक ना करने का ही एक नतीजा होंगे। और अपने लिए फिर ये ढूंढना, ये जानना कि क्या है कुछ ओरिजिनल जो मैं कर सकता हूं, ये एक जीवित मनुष्य का ही काम होगा। जो जीवित है, जो जीवन से करीबी रखता है, वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी जिंदगी एक इमिटेशन बनकर रह जाए, कि जैसे मेरे आसपास के 100 लोग जी रहे हैं मैं भी उनमें शामिल होके 101वां बंदा हो जाऊं। जो भी अंदर से थोड़ा भी सहनशील होगा उसको एक तरीके से नकल से, इमिटेशन से घृणा होगी, क्योंकि उसको पता होगा कि जो जिस चीज में वो शामिल है वो उसका है ही नहीं, वो एक उधार की चीज है, वो एक दूसरे की चीज है, वो उसकी खुद की नहीं है। और उसे ये उधारी की चीज बिल्कुल नापसंद होगी, मंजूर ही नहीं होगा उसे कुछ भी ऐसा करना या किसी भी ऐसी चीज में शामिल होना जो एक इमिटेशन का हिस्सा है। एक जीवन में फिर खुददारी यही है कि खुद का कुछ लेकर आना, कि खुद से अपने भीतर जाकर कुछ नया, कुछ मौलिक समझना और फिर उस पर अपनी जिंदगी लुटा देना कि बस मैं समझ गया हूं और ये मेरा है और मैं इस जो मेरा है उसके साथ अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं कुछ भी वो नहीं करूंगा जो आसपास चल रहा है, या अगर मैं वो करूंगा भी तो उसमें मैं खुद अपनी खुददारी लेकर आऊंगा।
बस किसी ने मुझे पकड़ाया और मैंने उसे ले लिया और मैं वो करने लग गया, इसको मैं अपनी जिंदगी नहीं बनाऊंगा। खुददार व्यक्ति की निशानी ही यही है कि उसका और उधारी का, उसका और नकल का 36 का आंकड़ा होगा। नकल करना, जैसी जो चीज चलती आ रही है उसी के हिसाब से अपना भी जीवन चलाना, ये सब देखने में आसान बहुत लगता है और ऊपर ऊपर से लगता है कि ये तो कितनी आराम वाली चीज है और इसमें हमें तो मेहनत ही नहीं करनी, तो चलो जैसा चलता आ रहा है वैसा ही करते रहें। खुद का कुछ क्यों देखना है, खुद का कुछ नया क्यों पैदा करें, क्यों उस मौलिक चीज को अपने भीतर जन्म दें, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलने देते हैं। ये ऊपर ऊपर से देखने में सहूलियत की बात लगती है, सुविधा की बात लगती है, लेकिन भीतरी तौर पर ये एक जीवन की बर्बादी है। जीवन व्यर्थ जा रहा है अगर हम इस मान्यता पर चलकर उसे जी रहे हैं। अपने बनाए हुए रास्ते पर जो एक खुद का ओरिजिनल जीवन होता है, उस पर भी अगर उस पर चलने पर कष्ट भी आते हैं तो भी मंजूर होता है। उल्टा कहीं ना कहीं वो भी मीठा लगता है कि चलो ये भी ठीक है, इसको भी देख लेंगे। कठिनाइयां उतनी बड़ी नहीं लगती, कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं देता। वो सब कुछ फिर ऐसा लगता है कि चलो जंग में लगती हुई चोटें हैं, क्योंकि जो जंग लड़ी जा रही है वो अपने आप में एक मजबूती देती है हमें और बहुत ही मूल रूप से सुंदर होती है वो जंग, भले ही उसमें कितनी भी चोटें लग रही हैं, भले ही भीतरी तौर पर और क्यों नहीं शारीरिक तौर पर भी हम खुद को लहूलुहान पा रहे हैं। वो भी फिर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि इस ओरिजिनलिटी की, इस मौलिकता की, क्योंकि इस ओरिजिनलिटी का, इस मौलिकता का जो रस होता है ना, वो रस फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी में मिठास भर कर लाता है। जीवन में मिठास मीठी मीठी बातें और मीठा मीठा खाना ही नहीं होता। जीवन में मिठास मौलिकता से आती है, ओरिजिनलिटी से आती है। और जब इंसान अपनी ये प्यास बुझाता है तो शारीरिक प्यास भी अगर लग रही हो तो बर्दाश्त है, क्योंकि हमारी भीतरी प्यास शांत हो रही है। और जब तक हम खुद का कुछ नहीं करेंगे, खुद का कुछ अपने अंदर खोज कर नहीं लाएंगे, कुछ भी ओरिजिनल नहीं करेंगे, तो हम हमेशा खुद को प्यासे ही पाएंगे। भीतरी तौर पर तो पाएंगे ही पाएंगे, शारीरिक तौर पर भी पाएंगे। जब हम अपनी भीतरी प्यास नहीं भरते हैं तो हम पाएंगे कि हम शारीरिक प्यास को भी बहुत बड़ा कर लेते हैं, जितनी बड़ी वो है भी नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि भीतरी प्यास हमने कभी भरी नहीं अपनी, उसको कभी शांत नहीं करा। तो उसकी अशांति से शारीरिक प्यास जो है वो भी फिर अशांत हो जाती है। फिर हम पाएंगे कि हम शरीर से ही संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, वही इकट्ठे करने में लगे हुए हैं पूरे समय। जबकि जो शांत करना था, चैन जहां आना था, वो तो भीतरी था, और वो भीतरी चैन कुछ ओरिजिनल करके ही आएगा। एक नकल पर आधारित जीवन
वो चैन कभी ला ही नहीं सकता जो भीतरी मौलिकता ला सकती है। जितना जीवन हमने दूसरों की देखा देखी, अपने आसपास जो चल रहा है उसके हिसाब से करने में बिताया है, उतना ही हम पाएंगे कि हमें कुछ भी ओरिजिनल, कुछ भी मौलिक करने में या सोचने में घबराहट होगी। एक असहजता हम अपने भीतर ही पाएंगे कुछ भी अपना करने में, क्योंकि हमें लगेगा कि अरे ये तो किसी ने कभी करा ही नहीं तो हम क्यों करें, ये तो हम अपने आसपास देख ही नहीं रहे हैं, तो हम करेंगे तो कितना ही ठीक होगा। हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम नकल में आसपास जो चल रहा है उसी को ही, उसी के अनुसार अपना जीवन बिताने में इतने दीक्षित हो चुके होते हैं, इतने कंडीशन्ड हो चुके होते हैं कि अब इससे कुछ भी अलग करना, इसके अगेंस्ट जाना, एक जो चल रहा बहाव है उससे अपने आप को निकालना हमें बहुत अनकंफर्टेबल करेगा या डराएगा। हम घबराएंगे उस बहाव से कदम निकालकर बाहर आने में, क्योंकि जो हमने जीवन अभी तक जाना है वो था ही ये बहाव, वो था ही एक देखा देखी, एक नकल अपने माहौल की, अपने आसपास के लोगों की। हमारे जो निर्णय भी होंगे वो सारे उस नकल से ही आ रहे होंगे, क्योंकि हम ऊपरी तौर से देखेंगे कि अरे देखो इसने ये ऐसे ऐसे करा तो इसका जीवन कितना सही निकल गया, तो उसकी जीवन की सही निकलने की मान्यता को हम अपने जीवन की असलियत बनाने में जुट जाएंगे। हमें लगेगा कि देखो हम भी ऐसा ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन भी कितना सही निकल जाता है। और ये सही निकलना कुछ नहीं होता, बस ये एक सुविधा होती है, एक शारीरिक आराम होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितना हम पाएंगे कि हम खाली बैठकर मज़े कर रहे हैं, उतना हमें जीवन सफल लगेगा। जितना हम खाली बैठे रहें और खाते रहें, उतना हमें लगता रहेगा कि देखो जीवन कितना खुशहाल है या जीवन कितना बढ़िया है। बैठकर खाते पीते जानवर अच्छे लगते हैं, पालतू जानवर जब बैठकर खाते पीते हैं तो वो ठीक लगते हैं। जब इंसान भी बस बैठकर खा पी रहा होता है तो उसमें किसी भी तरीके की कोई सुंदरता या जीवन के लक्षण नहीं होते। ये एक जानवर जिंदगी ही होती है जो बस बैठकर खाना पीना चाहती है और सोना चाहती है। इसमें जीवन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। इंसान के संदर्भ में तो ये एक खाती पीती लाश है। हम अपना शरीर ढो रहे हैं बस। हम जीवन के अनुसार कुछ जीवित जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे। एक शरीर लादे हुए हैं हम और उसी को ही भरने, चिकना करने और उसको ही पड़े रहने देने में ही जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है। इसमें कुछ भी बढ़िया नहीं है, इसमें कहीं कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो है ही इस बहाव से टक्कर लेने में, जो एक
परंपरा के तौर पर चला आ रहा है कि बस ऐसा ऐसा करा, ऐसी ऐसी पढ़ाई करी, ऐसी ऐसी नौकरी करी, ऐसा ऐसा परिवार बनाया और बस चल दिए। ये एक परंपरागत जीवन है। इसमें कुछ भी जीवित नहीं है, ये एक बहाव है बस। हमें इस बहाव से आकर इस बहाव को देखना पड़ेगा और इस बहाव की जो सूनी, जो एक खाली बेरंग असलियत है, उसको साफ साफ देखना पड़ेगा। हम जितने नकल में, इमिटेशन में इंडोक्ट्रिंड होते हैं, दीक्षित होते हैं, हमें उतना ही कुछ भी मौलिक, कुछ भी ओरिजिनल समझ में नहीं आता। हम खुद को हक्का बक्का पाते हैं कि अरे कुछ भी ओरिजिनल अब कैसे करें, कुछ भी नया अब कैसे ढूंढें, क्योंकि ये पूरा जीवन ही बस नकल करते हुए गया है। इस जीवन में कभी कोई काम नहीं हुआ, कोई आंतरिक काम इस जीवन में हुआ ही नहीं, और उस काम के ना होने का नतीजा ही यही है फिर कि वो अब अपने आप को भौचक्का पा रहा है। जब उसे ये छूट दे दी गई है कि अपने लिए अब अपना जीवन बनाओ या अब अपने जीवन के रास्ते को ढूंढो, तो उसे समझ ही नहीं आता कि जीवन का रास्ता क्या, कि अपने लिए कुछ भी ओरिजिनल कैसे। वो स्टंड है, वो नहीं समझ पा रहा कि अपनी ओरिजिनलिटी कैसे देखूं, अपने अंदर कुछ भी मौलिक कहां से लाऊं। मेरे अंदर तो सब कुछ एक नकल का नतीजा है। मैंने कभी इस रास्ते पर तो मुड़कर भी नहीं देखा। मुझे तो लगता था कि बस यही एक रास्ता है जो बचपन में मेरे माँ बाप ने दे दिया, स्कूल गया तो टीचरों ने दे दिया, आसपास के माहौल ने दे दिया, मनोरंजन ने दे दिया, आसपास के यारों दोस्तों ने दे दिया। मुझे तो लगा था यही एक रास्ता है और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। दूसरे रास्ते की तो मुझे कुछ भनक भी नहीं थी। और अब जब मुझसे ये बोला जा रहा है कि चलो अपनी ज़िंदगी बनाओ, अब तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है कि करो, अपने लिए कुछ मौलिक, कुछ नया खड़ा करो, तो मैं तो घबरा रहा हूँ अपने अंदर से। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कुछ नया कहाँ से लेकर आऊँ, कुछ भी नया, क्योंकि मेरे अंदर कभी आया ही नहीं। कुछ भी ओरिजिनल पे तो कभी मैं टकराया ही नहीं। मेरा पूरा जीवन एक इमिटेशन था, एक कॉपी था। और अगर अब ये भी दिखने लग गया है सच में कि हाँ जीवन ऐसा था, लेकिन अब जीवन ऐसा नहीं रहेगा, तो वहां से भी मौलिकता के बीज बोए जा सकते हैं। क्योंकि अभी तो जीवन है ना, पूरी जिंदगी पड़ी है ना तुम्हारे सामने, तुम उससे आंख मिला रहे हो ना, तो मौलिकता संभव क्यों नहीं है? किसी भी मुकाम पर खड़े हो और देख रहे हो कि भाई जीवन तो अभी तक जैसा जिया था वो तो व्यर्थ था, उसमें कुछ भी काम का नहीं था, तो अब कुछ काम का हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? अब कुछ मीनिंगफुल क्यों नहीं हो सकता? ज़रूरी नहीं है कि अब पता लग गया है कि व्यर्थता, तो अब उससे समझौता कर लिया जाए कि चलो अब तक ऐसे जीते आए हैं तो अब कहाँ से करें, अब तो उम्र हो गई है, भले ही 20s में अपनी, अर्ली 30s में ही अपने, या भले ही क्यों ना 40s में हो, बट फिर भी अब अपने आप को बोल रहे हैं कि अरे
नहीं हो सकता, जीवन तो अब पूरा चला गया। और एक और ड्रामा हम जब अपने आप को बोलेंगे कि अरे नेक्स्ट लाइफ में करते हैं, कोई नेक्स्ट लाइफ नहीं है भैया, यही है जो है। ये क्यों अपने आप को झूठी दिलासे दे रहे हो कि कुछ नया नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर व्यर्थता दिख रही है, हमें तो व्यर्थता देखेंगे भी नहीं। सच्ची सच्ची बात तो यही है। हम अपने आप को ऊपरी ऊपरी तौर से बोल देंगे कि व्यर्थ है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे उस व्यर्थता से सारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं, कि हमारा पूरा जीवन ही उस व्यर्थता पे टिका हुआ है। और अगर वो व्यर्थता हटा देंगे तो जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, कि उसकी जो पूरी नींव थी, जो उसका पूरा एक सपोर्ट था, वही हिल जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा। और उस ध्वस्त होने से क्योंकि हम घबराते हैं, इसीलिए हम एक तरीके का समझौता का अपने आप को प्रपंच देते हैं कि अरे नहीं, ठीक है व्यर्थता, बट अब तो चला ही गया तो इसको चलने दो। बात ऐसी नहीं है कि ये चला ही गया चलने दो, हम बात ये है क्योंकि अगर अब जाकर किसी भी कुछ भी मौलिक ढूंढा जाएगा या ओरिजिनल ढूंढा जाएगा तो ये जो सारा खड़ा करा था ये पूरा मिटेगा, ये सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि जो पूरा जीवन ही जिसको खड़ा करने में गया था उसको एक झटके से हम खत्म कर देंगे। जैसे ही हम कुछ भी मौलिक, कुछ भी नए की ओर बढ़ेंगे तो हम ये वर्थ ही नहीं समझते, हमें लगता है कि नहीं चलो अब तो यही है। क्यों जीवन में कुछ भी ऐसा लेकर आए जो हमारे अभी तक के जिए हुए जीवन को नल कर दे, नल एंड वॉइड कर दे, उसे ये साबित कर दे कि ये सब तो बेकार ही था। अगर हमें जीवन से प्रेम होगा, अगर हमें पता होगा कि ये जो हम खुद हैं, हमारा जो अस्तित्व है, इसका कितना महत्व है, कि ये क्या है, हमारी लाइफ जो है ये अपने आप में कितनी बड़ी और कितनी सुंदर चीज है, ये जब हमें दिखेगी और ये एक लौती है, तो जब ये हमें दिखता है और इस सच्चाई के सामने जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब ये सारी जो हमने अपने लिए नकली जीवन जो खड़ा करा होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं दिखेगी। हमें ये दिखेगा कि ये गिर रहा है तो गिरने दो, क्योंकि अब भले ही इतना जीवन जीने के बाद भी मुझे अब आज जाकर अगर कुछ पता चला है कि कुछ है वाकई में जीने लायक, क्योंकि पूरा जीवन पहले के तो अंधेरे का था और अब जब मुझे एक रोशनी दिखी है तो इस रोशनी की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा ही। और अगर अब इसकी तरफ नहीं बढ़ा तो और बड़ा एक तरीके से पाप होगा। ये तो जो करा था वो तो था का था ही, जो भी पुराना था मेरे जीवन में, लेकिन अब जो इस पल में मुझे नया दिख रहा है, इसकी तरफ अगर मैं नहीं गया, मैंने इस रोशनी से भी अगर आंखें चुरा ली, तो ये एक घोर पाप होगा। इस सच्चाई से भी अगर मैंने आंखें मोड़ ली तो ये कहीं ना कहीं अब मैं आत्महत्या ही कर रहा हूं। शरीर जीवित रहेगा लेकिन हम खुद की हत्या कर चुके होंगे। अगर ये सच पता लगने के बावजूद भी इसकी ओर भय, डर, कुछ खत्म हो जाने के डर के वजह से हम बढ़ेंगे नहीं, तो खुद की हत्या बस यही नहीं होती कि अपने आप को लटका लिया या अपने शरीर को खत्म कर लिया। एक बर्बाद जीवन ही खुद की हत्या है। अपने आप को लटकाना ही जीवन बर्बाद करना नहीं है। जीवन में कुछ भी ना हो, मौलिक ना होना, जीवन में कुछ भी ओरिजिनल ना होना, ये क्या जीवन की कम हत्या है? शरीर जिंदा रहेगा लेकिन शरीर के अंदर जो प्राण है वो तो बचे ही नहीं। और ये प्राण जीवित
मौलिकता के आधार पर ही होते हैं। हमारे अंदर जो जान है वो जान नकल का उत्पाद नहीं हो सकती, वो देखा देखी का उत्पाद नहीं हो सकती। अगर हम देखा देखी कर रहे हैं, हम नकल कर रहे हैं, तो हम बस बंदर ही हैं। मंकी सी मंकी डू। एक बंदर को हमने कुछ करते हुए देखा और हमने भी फिर वही दोहरा दिया और वो पूरा दोहरा फिर जीवन बन गया। तो ये तो बंदर का जीवन था। इवोल्यूशन तो कुछ हुआ ही नहीं। शारीरिक इवोल्यूशन हो गया, मन से, मानसिकता से तो हम अभी भी बंदर ही बने रहे। अगर हम यही कर रहे हैं, हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा हम अपने आसपास लोगों को जीता देख रहे हैं, जैसा हमसे अपेक्षित है कि हम ऐसे जिए, जैसा परंपरा के हिसाब से चलता आ रहा है हम वैसा जीवन जिए, तो हम एक बंदर का जीवन ही जी रहे हैं। तभी कहलाया जाता है नकलची बंदर। हम में उस जानवर में कोई फर्क नहीं है। सारा फर्क बस ऊपरी है। भीतरी जो हमारी प्रवृत्ति है वो तो वही है, एक बंदर की। क्योंकि वो कुछ नया नहीं देख पा रहा, वो कुछ ओरिजिनल नहीं देख पा रहा। वो बस वही कर रहा है जो उसके साथ का बंदर कर रहा है, या उसके साथ के अलग 100 उसके आसपास के बंदर कर रहे हैं। मौलिकता के लिए, ओरिजिनलिटी के लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई भी लड़नी हो, अपना पूरा जीवन भी जो एक नकल के आधार पर था बना हुआ, उसे भी अगर ध्वस्त करना हो तो ये करने लायक है। ओरिजिनलिटी इतनी बड़ी चीज है जीवन में। ओरिजिनलिटी जीवन को एक सही जवाब है। जीवन की हर छोटी से छोटी समस्याओं और दुखों का मलहम है ओरिजिनलिटी। हर प्रश्न का समाधान है हमारी भीतरी मौलिकता। हम अपने आप को जो 100 पचड़ों में पा रहे हैं, अगर हमारे भीतर कुछ मौलिक होगा तो हम देखेंगे कि वो पचड़े हमारी जिंदगी के आसपास भी नहीं भटकते, जो एक आम जिंदगी को घेरे रखते हैं। जो मुद्दे एक आम जिंदगी में बहुत बड़े होंगे वो हम पाएंगे कि हमारे लिए तो एलियन है, कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये जीवन ऐसे मुद्दों से कैसे घिरा रह सकता है। हमारे अंदर की भीतरी मौलिकता जो जीवन का कचड़ा होता है, जिसको हम बना देते हैं, उसके खिलाफ एक कवच होती है, उसको वो बचा कर रखती है। जीवन में जो 100 तरीके की परेशानियां हैं, जो पचड़े हैं, उनसे मौलिकता जो होती है ना इंसान की, वो उसे बचा कर रखती है। तो अगर हमें जीवन में कुछ कोई बचाने आ रहा है तो वो हमारी भीतरी ओरिजिनलिटी ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं।